यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के पार्ट 2 के प्रश्नों में आपका स्वागत है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने की जिम्मेदारी ली थी। मैं इसे बेशक पूरा करूंगा, बस आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है देना, ऑप्शन बी है देखना, ऑप्शन सी है लेना, ऑप्शन डी है संबोधित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेना हो जाएगा। यानी डॉक्टर के पर्चे पर जो प्रतीक RX होता है ये सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? तो ये लेने को प्रदर्शित करता है। जैसे डॉक्टर के पर्चे पर जो RX का अर्थ होता है टेक, टेक मतलब लेना, लेना यानी डॉक्टर ने अपने पर्चे पर RX अगर लिखा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपको दवा लेने को कह रहा है। यानी RX एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ लेना होता है। यानी डॉक्टर के अगर पर्चे पर कभी भी RX लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेना हो जाएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए हम इसे पहले स्थान पर रखे हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो विकल्प है भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? तो अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है कोहड़ा, ऑप्शन डी है जौ। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहड़ा हो जाएगा। यानी जो कोहड़ा है ये रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, बल्कि सरसों गेहूं जौ ये सब क्या है? रबी की फसल के ही उदाहरण हैं। यानी कोहड़ा जो कद्दू है भारत में रबी का फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ और गर्मी के मौसम में कोहड़ा का उत्पादन होता है। जो खरीफ होता है ये गर्मी के मौसम में, इसकी खरीफ की फसलें गर्मी के मौसम में ही जैसे कोहड़ा का उत्पादन होता है। अक्टूबर नवंबर महीने में रबी की फसलों को बोया जाता है। और रबी की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, राई और आलू हो जाएगा। यानी जो रबी की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? तो वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और इनकी फसलें कौन कौन सी हैं? तो जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, राई और आलू हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है बरेली में, ऑप्शन डी है रामपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद हो जाएगा। मतलब 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। तो 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। आज के समय में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है। इस राजस्व परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार थे, जैसे किराया राजस्व का संग्रह और संग्रह कर्मचारियों का नियंत्रण करना था और राजस्व कानूनों का प्रशासन था। स्टाफ, उत्पाद शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कई कानून का प्रशासन हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? अब मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है पेसो, ऑप्शन डी है डॉलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पेसो हो जाएगा। मतलब मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? तो पेसो है। जैसे मैक्सिको की मुद्रा पेसो है, मैक्सिको की राजधानी है वो मैक्सिको सिटी में है। अच्छा, जो ऑप्शन में दिया है रुपया ये भारत की जो है मुद्रा है, जो दिनार है वो इराक की मुद्रा है और जो डॉलर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। लेकिन जो पेसो है वो किसकी है? तो मैक्सिको की हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेसो हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी पेसो हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अच्छा, आपको नहीं समझ में आया, एक बार आपसे हम देख लेते हैं। पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। आप लोग जानते हैं भारत में टोटल 28 राज्य हैं जिनमें से ये ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य कला के रूप में प्रसिद्ध है, फेमस है, वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसको 7वीं और 8वीं शताब्दी में
7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं ने यहाँ पर कई मंदिर बनवाए थे, जिसमें से ये भी उसमें शामिल था। यूनेस्को द्वारा जो है इसको 1987 ईस्वी जब चल रहा था तो पटडाकल मंदिर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया था। विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया था। थोड़ा पढ़ाते समय ये जो जवान है वो लड़खड़ा जाती है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, हम इसको दोबारा रिपीट कर दिया करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, ये कभी भी किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन यानी चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? यानी निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है CSLV MK3, ऑप्शन बी है PSLV C11, ऑप्शन सी है GSLV F11, ऑप्शन डी है PSLV C45। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? इन चारों में से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, GSLV MK3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? GSLV MK3 हो जाएगा। मिशन जो चंद्रयान 2 था उसमें GSLV MK30 लॉन्च किया गया था। इस वाहन का ही उपयोग किया गया था। जो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च कराने के लिए ले गया था, जो रॉकेट की पहली परिचालक उड़ान भी थी। मतलब ये GSLV MK और 13 की क्या थी? परिचालक यानी पहली उड़ान थी। इस रॉकेट की क्या थी? पहली उड़ान थी, जिसको चंद्रयान 2 के मिशन के लिए उपयोग किया गया था। तो अगला नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन बी है पोर्टो प्रिंस, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी है जकार्ता। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन डी जकार्ता हो जाएगा। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है। आप लोग जानते हैं दक्षिणी पूर्वी देश एशिया का क्या है? एक बहुत ही विशाल या बड़ा देश है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। यहाँ की मुद्रा का नाम रुपया है। हाल ही में इंडोनेशिया की जो इंडोनेशिया देश की जो संसद है उसने देश की राजधानी को जकार्ता से, मतलब अब पहले कहाँ था? जकार्ता था, लेकिन अब जकार्ता से हटा दिया गया है। हटाने के बाद इसे कहाँ ले जाया गया है? तो इसे नुसंतारा, यानी ये काली मंडल के जंगल में है, ये नुसंतारा में स्थापित कर दिया गया है। इसे स्थानांतरित कर दिया गया है और इसको वहाँ पे मंजूरी भी दी गई है कि आज से ये जकार्ता नहीं होगा, क्या होगा? नुसंतारा ही होगा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया में एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप, आप देखोगे तो मैप में भी दिख जाएगा बोर्नियो द्वीप। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये बोर्नियो द्वीप यहाँ पर है। इस भविष्य की राजधानी का उदाहरण 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाला है। यानी 17 अगस्त 2024 जब आएगा तो इंडोनेशिया जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा कर देगा। मतलब ये अभी तो जकार्ता के रूप में थोड़ा बहुत है, लेकिन नुसंतारा को वहाँ पे कर देगा। कब कर देगा? 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यहाँ पर एक प्रश्न आप नोट भी कर सकते हो कि इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 17 अगस्त को मनाया जाता है। तो 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये हो जाएगा। मतलब ये जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित नुसंतारा है वो जकार्ता से हटाकर वहाँ की राजधानी, यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से हटाकर कहाँ की जाएगी? तो नुसंतारा कर दी जाएगी। नुसंतारा कर दी जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संगीत और नृत्य से, ऑप्शन बी है हथकरघा से, ऑप्शन सी है साहित्य से, ऑप्शन डी है अनुष्ठान से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संगीत और नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगीत और नृत्य हो जाएगा। लखनऊ घराना संगीत एवं नृत्य से ही संबंधित है। यह घराना कथक यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का ही उदाहरण है। इसके कलाकार इसी कलाकारों से ही क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसका जो विकास है मुख्यतः नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह के कहाँ हुआ था? दरबार में ही हुआ था। यानी संगीत और नृत्य क्या है? लखनऊ घराना से ही संबंधित है। लखनऊ घराना संगीत से ही क्या है? संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोलकाता हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा।
यानी केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण जो स्कूल है वो कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद तथा जयपुर में भी स्थापित किया गया है। यानी केवल कलकत्ता में ही नहीं, कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद एवं जयपुर में भी स्थापित किया गया है। लेकिन केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। मतलब ऑप्शन के हिसाब से नई दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है। अगर इसमें चंडीगढ़ होता ऑप्शन में, हैदराबाद होता, गाजियाबाद होता और जयपुर होता तो वो भी ऑप्शन में लग जाता। लेकिन नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई दिया है तो इसमें नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन डी जो कोलकाता है वहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध नहीं है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है परीक्षा देने जा रहे हो और ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। यानी साइबर अपराध नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन को सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि पोर्नोग्राफिक मतलब होता है अश्लील मेल भेजना, या ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग को विकृत करना, ऑप्शन सी है हैकिंग, ऑप्शन डी है बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। बिना अनुमति की कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये साइबर अपराध नहीं है। यानी ऑप्शन डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये क्या है? साइबर अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ऐसा कर देते हो तो यूट्यूब की दृष्टि से ये क्या हो जाएगा? कॉपीराइट हो जाएगा। अगर आप किसी का वीडियो या किसी को मतलब कुछ भी लेते हो और उसको दूसरे के कंटेंट को अपने कंटेंट में अगर यूज आप कर लेते हो तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। उसमें क्या आ सकता है? कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है क्या ये साइबर क्राइम है कि नहीं है, ये साइबर अपराध है कि नहीं है। तो ये बिना अनुमति की कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी है, ये कोई साइबर अपराध नहीं है। लेकिन पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील मेल भेजना, सोशल मीडिया नेटवर्किंग को विकृत करना और हैकिंग करना, ये सब क्या है? एक साइबर अपराध है। किसी की आईडी हैक करके किसी को मतलब अश्लील मेल भेजना, ये सब क्या है? बहुत ही गलत, यानी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन बिना अनुमति की कॉपीराइट सामग्री कॉपी कर लेना, ये कोई साइबर अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन जो है शुरू किया गया था? यानी भारत का वह कौन सा जिला था जहां पर व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी है टिहरी गढ़वाल में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चमोली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चमोली में ही चिपको आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यानी जब 1970 के दशक में, 1970 जब चल रहा था तो इसी के दशक में भारत के उत्तराखंड राज्य में यानी उस उत्तराखंड राज्य में एक चमोली जिला है, वहीं पे चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। आप समझ रहे हैं? इस आंदोलन में स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। मतलब इसमें पुरुष जितना भी थे, पुरुष तो थे ही, लेकिन इसमें स्त्रियों ने ही बहुत ज़्यादा क्या लिया था? भाग लिया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल, ये नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंदी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें से सुंदरलाल बहुगुणा का नेतृत्व जो है, ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने ही चिपको आंदोलन में भाग लिया था। ये कई बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपका राइट आंसर उनमें से क्या हो जाता? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए। ये चिपको आंदोलन वाला शुरुआत किस जिले से हुआ था? तो चमोली जिले से हुआ था। चमोली जिला कहाँ है? उत्तराखंड के राज्य में है, उत्तर प्रदेश में नहीं, सॉरी, उत्तराखंड राज्य में है। 1970 के दशक में, पहले उत्तराखंड जो था वो भी उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन 1970 के दशक की हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये अलग हो चुका है। तो यानी उत्तराखंड जो राज्य है वो उससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चमोली जिला चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा भी किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से ही संबंधित है। इसके अलावा गोविंद सिंह रावत का हमने नाम लिया है, चंदी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में ही जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? मतलब कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां पर व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चमोली हो जाएगा। वो कौन सा जिला था? तो वो चमोली जिला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है, आरपीएफ का सबसे उपयोग रूप, यानी आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूरा रूप यानी फुल फॉर्म,
मतलब इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बोलते हैं। आरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। आरपीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी है रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी है रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यानी आरपीएफ का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही है। यह सुरक्षा बल है, मतलब यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। इस सुरक्षा सुरक्षा बल का देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं मतलब कि कई मतलब देशों के विरोधी गतिविधियों को, रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल को निगरानी में रखते, यानी उसको देखना कि मतलब कोई विरोध ना करे इसका, किसी मतलब कोई इसकी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए आरपीएफ की स्थापना की गई थी। तो मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। यानी आरपीएफ को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित में से किस राजवंशों से संबंधित था। यानी ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक था, जो भी शासक था, जो वो किस राजवंश से संबंधित था, ये पूछ रहा है। तो ये किस राज्य से संबंधित था, किस राजवंश से संबंधित था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चोल राजवंश से, ऑप्शन बी है पल्लव राजवंश से, ऑप्शन सी है कदम्ब राजवंश से, ऑप्शन डी है गंग राजवंश से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी गंग राजवंश से हो जाएगा। यानी ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक जो था वो गंग राजवंश से ही संबंधित था। यानी ओडिशा में प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का निर्माण 1238 ईस्वी में, मतलब 1238 से लेकर के 1264 जब 64 चल रहा था, इसी के बीच में हुआ था। यानी तत्कालीन गंग वंश के राजा जो थे उस समय नरसिंह देव प्रथम, क्या कौन थे, नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने ही करवाया था। एक बार याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने ही क्या किया था, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी संपूर्ण मंदिर स्थल को बाहरी जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़े में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें सूर्य देवता को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 6 घोड़े ही हैं। भारत सरकार और यूनेस्को की आधारशिला वेबसाइट के अनुसार आप ये सब क्या हुए हैं, बचे हुए, नहीं तो ये अब तक नष्ट ही हो जाते। यानी यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 ईस्वी चल रहा था, तो इस स्थल को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी इसका कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आप इसको भी याद रखिएगा, मतलब वो कौन सा शासक था जिसने उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो गंग वंश से ही संबंधित थे, गंग राजवंश से संबंधित थे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है जुकाम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निमोनिया हो जाएगा। यानी कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो निमोनी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसी से क्या होता है, निमोनिया नामक रोग होता है। अगला नंबर प्रश्न है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी है केरल का, ऑप्शन सी है बिहार का, ऑप्शन डी है कर्नाटक का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सही जवाब ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। यानी डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो डोलू कुनीथा है। डोलू कुनीथा भारत के कर्नाटक राज्य का ही क्या है, लोक नृत्य है। भगवान शिव का ही एक रूप माने जाने वाले वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा है। यह एक लोकप्रिय नृत्य है। यानी भगवान शिव के ही नृत्य यानी उन्हीं के एक स्वरूप यानी वीरलिंगेश्वर की पूजा से ही एक ये नृत्य जो है, ये डांस जुड़ा हुआ है, डोलू कुनीथा। यानी उत्तरी कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय के लोग जो है अनुष्ठानों में इस लोक नृत्य की उत्पत्ति किए थे और इसी पर ही लोग नृत्य करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है, लरकाने जिले में
सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाट की सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, प्रमुख शहर के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। आप लोग इसको देखते ही पहचान गए होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित जो सभ्यता था, उस सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन था? तो वो मोहनजोदड़ो ही था। वर्ष 1922 ईस्वी चल रहा था, तो उसमें राखाल दास बनर्जी ने, किसने? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यानी जो मोहनजोदड़ो है, इस प्रमुख सिंधु सभ्यता का स्थल की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी, जिसको दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन 1922 ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। जब तक हम आपसे ये कम से कम 20-25 क्वेश्चन नहीं करवा लेते, तब तक हम जान लीजिए, और उसको डिटेल में जब तक नहीं बता देते। अच्छा, एक बात और, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है जिसे किसने लिखा था? जॉन पियर हेस्टिंग्स द्वारा लिखा गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एज ऑफ टाइम, ऑप्शन बी है फ्लड ऑफ फायर, ऑप्शन सी है द मदर आई नेवर न्यू, ऑप्शन डी है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए एज ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से एज ऑफ टाइम जो है, एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की ही क्या है? जीवनी है, जिसे इनके पति जीन पियर हैरिसन ने लिखा था। किसने लिखा था? इन्हीं के पति जीन पियर हैरिसन ने लिखा था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। इनका जन्म जो हुआ था 17 मार्च 1962 ईस्वी में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। फ्लड और फायर अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया था। जो फ्लड ऑफ फायर है, अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया था, एक उपन्यास था। ये अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया क्या था? एक उपन्यास था। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, ये किरण बेदी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। यानी जो आप इसको भी याद कर सकते हैं, जो ऑप्शन में हमने दे दिया है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, इसको किरण बेदी द्वारा लिखा गया था। अगला नंबर प्रश्न है कि संत कबीर नगर जिले का मुख्य, यानी संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है कानपुर। यानी संत कबीर नगर जिले के पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोरखपुर जोन को 3 रेंज में बांटा गया है। ये जैसे बस्ती रेंज, देवीपाटन रेंज तथा गोरखपुर रेंज में विभाजित किया गया है, जिनमें से बस्ती रेंज में बस्ती, गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर, देवीपाटन रेंज में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती तथा गोरखपुर रेंज में देवरिया, गोरखपुर और कुर्सीनगर तथा महाराजगंज आते हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं वो 75 हैं। वर्तमान में 75 उत्तर प्रदेश में क्या है? जिले हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो ये 75 जिले हैं। 75 जिले हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये था कि संत कबीर नगर जिले के पुलिस प्रशासन ये किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है? प्रतिबंध लगाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा, यानी जो हम ऑप्शन देने वाले हैं अभी, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा देता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है या दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या किया गया है कि अनुच्छेद
जो 23 है और 24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें से जो अनुच्छेद 24 है, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं कारखाने या खाद्यान्न या किसी भी खतरनाक काम में काम नहीं कर सकते हैं। इनको उसमें मतलब काम में लगाया ही नहीं जा सकता है, ऐसा नियम है। यानी तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकारी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है देहरादून में, ऑप्शन डी है करनाल में। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं, आपको इसमें से बताने हैं कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। दिल्ली होगा, लखनऊ होगा, देहरादून होगा या करनाल होगा। हम क्वेश्चन को एक बार आपसे रिपीट कर देते हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग इसे किसी भी प्रकार से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग देखते हैं कि आप लोग मतलब यहाँ तक आप पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जैसे इसलिए हमने लास्ट में ये आपके लिए एमसीक्यूज लगाने के लिए रखे हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल में क्या होगा। आप कमेंट करके हमको जल्दी बताइएगा। हम ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही हम डिटेल में सारे वीडियो पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। हम अधिकतर वीडियो में ऐसे ही एक्सप्लेन के साथ बताएंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षाओं में छूटेगा नहीं। अब हम इसमें 20 क्वेश्चन भले से ही करवाए हैं, 20-25 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से हमने जितना सारा क्वेश्चन बताया है ये लगभग 100 क्वेश्चनों को भी कवर करवा देगा। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार हम आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।